तो आगे माधवराव सप्रे हमें बता रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं, ईश्वर के घर से हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि हम किसी मनुष्य के घंटे के आराम के समय को शोकजनक बातों से मलिन कर दें। अर्थात कुसमय देखकर अपनी बात करनी चाहिए। अतएव जिह्वा की लगाम को सदैव अपने हाथ में रखना चाहिए, जिससे कि वो जंगली जानवर की तरह भड़क न उठे। हमें हमेशा बोलने से पहले, कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, कि हमें बोलने से पहले हमेशा तौल के बोलना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं है। लगाम ढीली होने से जंगली जानवर को वश में करना असंभव हो जाता है। इसी तरह से जब हमारी जिह्वा भी उटपटांग बातें करने लगती तो जल्दी उसे उसकी लगाम खींच पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। हम ऊपर कह आए हैं कि संभाषण कार्य में सबसे बड़ा अवगुण परनिंदा का है। मतलब आपको जब बात करनी है तो ऐसी बात करिए जिससे कुछ अच्छाई निकले, किसी की प्रशंसा कीजिए, निंदा न करिए। परनिंदक मनुष्यों की दशा ठीक उस पागल मनुष्य की तरह होती है जिसके हाथ में एक तलवार दे दी जाती है और जो किसी भी मनुष्य को मारने से नहीं हिचकता। जैसे तलवार से हम किसी को भी मार सकते हैं, अपनी जबान से खराब शब्द बोलकर या पर निंदा कर कर हम किसी को मन को घायल कर सकते हैं। ये माधवराव सप्रे जी कह रहे हैं। बच्चों, इसमें जो कुछ भी कहा गया, यदि आपने उसे अपने जीवन में पालन किया तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आपकी वाणी से कभी किसी का अहित नहीं होगा। इसलिए इस नीतिपरक निबंध को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। निंदा करने वाले प्रत्येक मनुष्य में कुछ भी नैतिक साहस नहीं रहता। वो प्रत्यक्ष में कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। वो उस कायर शत्रु के समान है जो छिप कर वार करता है और सिवा इसके दूसरों की निंदा करने में वो एक नुकसान और करता है कि वो जिस मनुष्य की निंदा करता है उसे अपना दुश्मन बना बैठता है। अर्थात हमें हमेशा हर हाल में पर निंदा से बचना चाहिए। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अब अपना उसको शत्रु बना बैठते हैं। और परनिंदक एक वैसे व्यक्ति की तरह है जो इसके में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वो दूसरे के लिए दूसरे के सामने कुछ कह सके, प्रत्यक्ष कुछ कह सके। पीठ पीछे कहना अच्छी बात नहीं है। जो मनुष्य ये समझते हैं कि हम दूसरों की जब निंदा किया करते हैं तब वो बात उसके कानों तक नहीं पहुंचती, वे बड़े मूर्ख हैं। ऐसा होना असंभव है। यहाँ पर माधवराव सप्रे कह रहे हैं कि आप जब भी किसी की निंदा करते हैं कभी ये मत सोचिए कि बात उस तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि ये बात घूम फिर कर कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंच जाएगी जिसकी आप निंदा कर रहे हैं। ऐसा होना असंभव है। दूसरों की तुम जब तारीफ करते हो तो ये बात उसके कानों तक हो सकता है ना पहुंचे, परंतु जब किसी की निंदा करते हो तो याद रखो कि ये बात हवा के द्वारा उसे मालूम हो जाएगी। इस तरह तुम जिन जिन मनुष्यों की निंदा करते हो वे सब तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं और अंत में निंदक मनुष्य की दशा ठीक वैसी हो जाती है जैसे किसी फुटबॉल की, जो एक जगह से लात खाता है और दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से लात खाता है और तीसरी जगह जाता है। अर्थात कभी भी यदि आप निंदा कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए, वो व्यक्ति आज न या कल उस बात को जान जाएगा और आपका शत्रु बन जाएगा। इसलिए पर अवगुण अन्वेषण करते रहने और दूसरों को तीर के समान तीखी बात से मारने से चुप रहना अच्छा है। जहां तक हो सके मुंह की अपेक्षा आंखों से अधिक काम लेना चाहिए। अर्थात सब देखिए, सुनिए, समझिए, लेकिन किसी के अहित या किसी के लिए बुरा मत बोलिए, किसी को ताने मत मारिए, किसी को तीखी बात मत कहिए। इससे अच्छा तो है कि आप मौन रहें या चुप रहें। समयानुकूल बात करना और संभाषण चातुरी का होना भी परम आवश्यक है। आगे वे कह रहे हैं कि हमेशा समय देखकर बात करो। क्या ये बात इस समय के अनुकूल है? और बड़ी चतुराई से अपनी बात कहो। जो काम अधिक द्रव्य या शक्ति उपयोग से नहीं हो सकता वो काम मौके की बात कहने से सहजता से हो जाता है। आप देख रहे होंगे, देखते हैं हम हमेशा कि
कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी अपना काम करवा लेता है जो वाक्पटु होता है। आगे वे कहते हैं कि पाठकों को मालूम होगा कि अकबर का मंत्री बीरबल अपनी समा चातुरी के कारण कैसे कैसे अनहोने तथा कष्ट साध्य चीजों को क्षण भर में कर लेता था। यहाँ पर आप देखिए मित्रों कि अकबर से ज्यादा हम हमेशा अकबर और बीरबल के किस्से पढ़ते हैं कि जब एक राजा, एक सम्राट भी जब दरबार में फंस जाता था तो तुरंत वो बीरबल से सलाह लेता, और बीरबल वाक्पटुता से अपनी बात को ऐसे रखते थे कि राजा नाराज भी नहीं होते थे और समाधान भी मिल जाता था। इसी तरह से हम तेनाली रामा का भी किस्सा सुनते हैं। तो अगर हमें अच्छे से बोलने की कला आती है, सही समय पर सही सलाह देने की कला आती है, तो हमारा हमेशा सम्मान होगा। अंत में हम अपने विद्यार्थी पाठकों के उपयोग के लिए कुछ ऐसे संक्षिप्त नियम देना चाहते हैं जिनका संभाषण करते समय पालन करना श्रेयस्कर है। तो बच्चों इन बिंदुओं को नोट कर लो, क्योंकि परीक्षा में भी जब प्रश्न पाएंगे तो आपको इन्हीं बिंदुओं को उत्तर के रूप में लिखना है। पहला बिंदु है कि जिस तरह से तुम अपनी किताबों को केवल अपने लाभ के लिए चुनते हो, उसी तरह से साथी या समाज में भी ऐसा चुनो जिससे कि तुम्हें लाभ हो। अर्थात हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़िए और अच्छे लोगों से मित्रता कीजिए। सबसे अच्छी किताब और सबसे अच्छा मित्र वही है जिससे कि अपना किसी तरह से सुधार हो अथवा आनंद की वृद्धि हो। अर्थात ऐसे लोगों से मित्रता करिए जो अच्छी बातें करें, अच्छे ज्ञान की चीजें आपको सिखाएं और आपका सार्थक मनोरंजन हो, और ऐसी ही पुस्तकें भी पढ़िए। यदि उन साथियों से तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो सकता तो तुम उनके आनंद अथवा सुधार की वृद्धि करने का प्रयत्न करो। मतलब यदि वो तुम उनसे नहीं सुधार सकते, तुम उन्हें सुधारने का प्रयत्न करो। और यदि उन साथियों से तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते या उनको तुम स्वयं कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो। यदि आपको लग रहा है कि कुसंग में फंस गए हैं या इस संगति से ना आप कुछ सीख रहे हैं ना आप कुछ सिखा पा रहे हैं, सीधे समझ जाइए कि ये मित्रता तत्काल प्रभाव से हमें खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा बिंदु माधवराव सप्रे जी कहते हैं कि अपने साथियों के स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करो। यदि वे तुम्हारे बड़े हैं तो तुम उनसे कुछ न कुछ पूछो और वे जो कुछ भी कहें उसे ध्यान पूर्वक सुनो, और यदि वे छोटे हैं तो तुम उनको कुछ न कुछ लाभ पहुंचाओ। तो यहाँ पर सीधे सीधे माधवराव सप्रे कह रहे हैं कि अपने से बड़ों से के ज्ञानवर्धक बातों को आप सुनिए और अपने से छोटों को जो आपने सीखा है वो समझाइए। तीसरे बिंदु वो कहते हैं कि जब परस्पर की बातचीत निरस हो रही हो तो तुम कोई ऐसा विषय छेड़ दो जिस पर सभी कुछ न कुछ बोल सके और जिसमें सभी मनुष्यों की आनंद वृद्धि हो। आप कई बार देखते हैं कि महफिल अचानक से बेजान हो रही होती है, तो ऐसे में आपको कोई ऐसा विषय छेड़ देना चाहिए जिसमें सब कोई कुछ न कुछ बोल सके और जिससे सबको आनंद आए। लेकिन साथ में वो एक शर्त भी रख देते हैं कि तुम जब तक ऐसा करने के अधिकारी नहीं हो जब तक तुमने कोई नए विषय प्रारंभ करने से पहले कुछ न कुछ उस नए विषय पे ज्ञान न प्राप्त किया हो। अर्थात हमेशा ऐसा विषय छेड़ें जिस पे आपको खुद कुछ न कुछ अधिक पता हो, आपने उस विषय में कुछ न कुछ अधिक ज्ञान अर्जन किया हो। जब कुछ नई महत्वपूर्ण अथवा शिक्षाप्रद बात कही जाए तब उसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए और उसका सार और अंश रखो, कूड़ा कचरा फेंक दो। आगे वे कहते हैं कि हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखिए, कॉपी रखिए छोटी सी, जिसपे आप जरूरी चीजों को लिखते जाइए। बच्चों ये जितने बिंदु हैं इनको आप अपने अगर जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आगे वे कहते हैं कि तुम किसी भी समाज में अथवा साथियों के संग आते जाते समय पूरे मौनव्रती मत बनो। मतलब अगर आप कई बार हम लंबी यात्रा करते हैं या स्कूल कॉलेज एक दूसरे के साथ आते जाते तो उस समय में पूर्णतः चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरों को खुश करने का, उनको शिक्षा देने का प्रयत्न अवश्य करो। बहुत संभव है कि तुमको भी बदले में कुछ आनंदवर्धक या शिक्षाप्रद सामग्री मिल जाएगी। जब कोई कुछ बोलना हो तो तुम आवश्यकता पड़ने पर भले ही चुप रहो, परंतु जब सभी लोग चुप हो जाएं तब तुम सबों की शून्यता को भंग करो, सभी तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। अर्थात हमेशा आते जाते समय जब सब
कुछ कह रहे हो तो आप ध्यान से सुनिए। एक अच्छा वक्ता बनने की पहली शर्त है एक अच्छा श्रोता होना। दूसरी बात, जब सब शांत हो तो उस समय आप कोई अच्छी ज्ञानवर्धक, कोई अच्छी मनोरंजक बात कहें जिससे बाद में सभी आपके आभारी होंगे। आगे वे कहते हैं कि किसी बात का निर्णय जल्दी में मत करो, पहले उसके दोनों पक्षों को सुन लो, मनन कर लो। किसी भी बात को बार बार मत कहो। कई लोगों की आदत होती है बच्चों, रिपीट करते रहते हैं अपनी बात को, ये बहुत गलत आदत है। और दूसरी, कभी भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हमें कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। सोच विचार कर, चिंतन मनन कर कर ही निर्णय लेना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि इस बात को अच्छी तरह से याद रखो कि तुम दूसरों की त्रुटियों और दोषों को जिस दृष्टि से देखते हो वे भी उसको उसी दृष्टि से नहीं देखते। यहाँ पर माधवराव सप्रे जी का कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का परिवेश, जीवन दृष्टि अलग अलग होती है, इसलिए उसको आप अपने ही नजरिए से न देखें। इसलिए समाज के सम्मुख किसी मनुष्य के दोषों पर स्वतंत्रता पूर्वक आक्षेप, कटाक्ष अथवा टीका टिप्पणी करने का तुमको सदैव अधिकार नहीं है। मतलब जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जजमेंटल, हर समय आप हर किसी पर कोई भी निर्णय न थोपें, वो आपको ये अधिकार किसी ने भी दिया नहीं है। अगला बिंदु है कि यदि अहंकार पूर्ण आत्म प्रशंसक अथवा शेख चिल्ली मनुष्यों से काम पड़ जाए तो उसको तुम कुछ कड़े शब्दों में समझा सकते हो। कई लोग होते हैं जो हमेशा अपनी प्रशंसा करते रहते हैं या ख्वाब बुनते रहते हैं या आपको झूठे फलसफे सुनाते रहते हैं, तब आपको कड़े शब्दों में उन्हें रोक देना चाहिए। और यदि ऐसे में न माने तो आप चुप रहो। यदि इसका भी कुछ असर न हो तो तुम उससे दूर हट जाओ। कहते मूर्खों को ज्यादा समझाने से वो अपनी मूर्खता आप पर थोप देगा, तो ऐसे मनुष्यों से दूरी बनाना ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे, बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का व्यर्थ प्रयत्न न करो। बुद्धिमत्ता स्वयं दिख जाती है। आप जितनी कोशिश करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता को जानबूझकर दिखाने की, उतने ही आप मूर्ख साबित होंगे। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बातों से मालूम हो सकता है। यदि तुम प्रयत्न करके हमेशा अपनी बुद्धिमानी प्रकट करना चाहोगे तो संभवतः तुम्हारी बुद्धिहीनता अधिकाधिक प्रकट होती जाएगी। आप बड़े लोगों को देखेंगे, संतों को देखेंगे तो वो आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते हैं, अन्यथा चुप रहते हैं। एक बड़ा प्राध्यापक कभी नहीं कहता कि मैं इस विषय का प्राध्यापक, हमेशा कहता मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मानता कि वो ज्ञानी है, और जो ये दिखावा करे इसका मतलब वो मूर्ख है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी की बात यदि तुम्हें अपमानजनक या किसी तरह से गुस्ताखी की मालूम भी हो तो भी कुछ देर तक चुप रहने का प्रयत्न करो। थोड़ा सहन शक्ति रखनी चाहिए, सामने वालों को थोड़ा देर सहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो बात तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हें खराब मालूम हो रही है, परंतु सब लोगों को अच्छी मालूम हो, और यदि ऐसी बात हुई है तो तुम्हें कुछ देर तक चुप रहना चाहिए। तो तुम्हें बाद में इसका पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम धैर्य का एक नया पाठ सीख जाओगे। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर उन्होंने दी है कि धैर्य जो है वो हमें बाद में उससे हमें खुशी मिलती कि हम उसमें चुप रह गए, क्योंकि कई बात हमारी मनस्थिति के अनुकूल नहीं होती, परंतु वो सामने वाले के अनुकूल होती। उस समय हमें चुपचाप उसे सहना और सुनना चाहिए। आगे माधवराव सप्रे जी कहते हैं कि तुम स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक बातचीत करो और दूसरों को भी ऐसा ही करने दो। एक सहजता का माहौल हमेशा होना चाहिए जिसमें आप भी अपनी बात खुलकर कह सके और सामने वाला भी सहज होकर आपसे बात कर सके। अमूल्य शिक्षा को अल्प समय में प्राप्त करने का इससे बढ़कर साधन संसार में नहीं है। अर्थात केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं अर्जित किया जा सकता। अमूल्य शिक्षा पानी है तो लोगों की बातों को गौर से सुनने से ही आप पा सकते हैं। बातचीत करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम यह है कि सदैव सच बोलने का प्रयत्न करो। ये बात महात्मा गांधी से लेकर माधवराव सप्रे तक कहते हैं कि आप हमेशा सत्य कथन कहिए, झूठ न कहें। कुछ भी बोलो तो शांति और विनम्रता के साथ।
ये दोनों ऐसे गुण हैं जो आपको समाज में श्रेष्ठ स्थान दिलाएंगे। मृदु भाषण में जादू की शक्ति होती है, अर्थात यावत ब्रूयात मृदुलम ब्रूयात। जब बोले तो मधुर बोलें, मीठा बोलें। अतएव हम अपने प्रिय पाठकों को उसी कही हुई बात को एक बार फिर से बतला देना चाहते हैं कि संभाषण शक्ति ईश्वर की एक अमूल्य देह है। आपको पता है कि जिस तरह से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते, वैसा कोई और प्राणी नहीं कर सकता, जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने के अधिकार और जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमें कोई नहीं बाध्य कर सकता कि हम खराब बोलें, बुरा बोलें। इसलिए हमें इसे बहुत सोच समझकर ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए अपने वाणी के कौशल का। इसी शक्ति के सदुपयोग से हमारे जीवन की आंशिक सार्थकता हो सकती है और परोपकार भी यथाशक्ति किया जा सकता है। हम यदि अच्छा कहेंगे तो हमारा हित होगा, हम दूसरों के हित में अगर कहेंगे तो हम दूसरों का भी हित कर सकते हैं। हम किसी के लिए अगर अच्छी सलाह देंगे तो जीवन में वो कुछ अच्छा करेगा। इस तरह से हम परोपकार का भी लाभ ले सकते हैं। अतएव हमें सदैव इस शक्ति को स्वस्थ तथा अर्जित अवस्था में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा संभाषण, कुशल संभाषण देना चाहिए। तो यहाँ पर ये खत्म है बच्चों, और इस पे कुछ प्रश्न आते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, उसी में से इसके प्रश्नोत्तर बनेंगे कि इसका सारांश लिखना है पाठ का। आप इसी चैप्टर को जो मैंने कहा उसको सारांश में लिख लीजिए। किन दुर्गुणों से बचना चाहिए जो मैंने शुरू में बताया, क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो अभी हमने 12 बिंदु पढ़े, किन नियमों का पालन करना चाहिए और इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये इसी चैप्टर में जो पढ़ा है उसी से सारे प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। आप सबको आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। नमस्कार।